पीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज अनअकैडमी लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल जो बिल्कुल फ्री है, जहां आप कंपीट कर सकते हैं इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स के साथ। पहला क्विज 6 दिसंबर को होने जा रहा है, तो बिना देरी किए एनरोल करें बिल्कुल फ्री में और पाएं मौका जीतने का एप्पल मैकबुक, आईपैड मिनी, एयरपॉड्स और अमेजॉन के अमेजिंग वाउचर्स। अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऐसा चैलेंज है जहां आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी पक्की हो। इसमें मिलेंगे आपको इंडिया के बेस्ट क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के, जो कि सेट किए गए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, एंड यही एजुकेटर्स आपको आफ्टर द क्विज एक डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी देंगे। अपनी रैंक भी जानने को मिलेगी आपको अगर आप क्विज को लाइव देते हैं। इसमें 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 6 राउंड्स होंगे और इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। हर ऑल्टरनेट संडे को ये टेस्ट होगा। तो एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें और हमारा कोड यूज करके बिल्कुल फ्री में एनरोल करें और फील करें रियल कंपटीशन यूपीएससी सीएससी का। बिना देरी किए आगे बढ़ें और पहले एनरोल करें और ढेर सारे प्राइजेस जीतने का मौका अपने हाथों से न जाने दें। So, as you have seen, Unacademy Combat, it is the most competitive gamified UPSC CSE battle going to take place on 6th December for free. You can use code ARPITA10 to unlock the plus experience for free and start learning from the best. Let's start with our class today. Daily news analysis from 3rd of December 2020, the Hindu newspaper. तो the Hindu newspaper का daily news analysis हम start करने वाले हैं 3rd December 2020 का by me Arpita Sharma. I am your educator Arpita Sharma and we are going to decode the Hindu newspaper from the perspective of prelims and mains. तो prelims और mains के perspective से let's start the class. Class शुरू करते हैं. On page number 1, you will see this news related to prelims. Center for Science and Environment has claimed that the honey marketed by prominent Indian brands have failed a key test of purity. So purity is the first priority when we purchase anything from the market. हम मार्केट से जो भी खरीदते हैं प्योरिटी को देखकर ही खरीदते हैं, प्योरिटी अश्योरेंस के बाद ही लेते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि हनी जो स्वीटनर आपके मार्केट में मिलता है, जो आप खरीदते हो, वो मेजर प्रोडक्ट जो है हनी के, हनी इंडियन मेजर ब्रांड्स जो हैं, जो हनी प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, दे हैव फेल्ड टू पास द टेस्ट ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी के टेस्ट में फेल हो गए हैं। Current regulations specify around 18 parameters that honey must comply with for producers to label it pure honey. तो अगर किसी भी प्रोड्यूसर को हनी को, अपने कंपनी के ब्रांडेड हनी को प्योर हनी लेबल करना है, तो कुछ 18 पैरामीटर्स होते हैं जो उनको फॉलो करते, जो जिसको क्लियर करना होता है, राइट? There are 18 parameters that they have to clear for that. And here the parameters, the brands that have been tested, which have failed the purity test, they have also failed to pass on those 18 parameters. The Indian brands qualified the tests that are required under national food regulatory laws. Underline this. तो ये टेस्ट हमें क्लियर करना होता है नेशनल फूड रेगुलेटरी लॉज के तहत, ठीक है? So only 3 have qualified the nuclear magnetic resonance test. So this article is important for prelims perspective because they can ask you what is nuclear magnetic resonance test. ये NMR क्या होता है? Nuclear magnetic resonance test क्या होता है? They can ask you this in prelims. So only 3 have qualified to pass this test. सिर्फ 3 brands ही हैं जिन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो what is nuclear magnetic resonance test? As you can see that it is an important technique for structural characterization of pharmaceutical and other chemical molecules which are present in a particular product or article. एक प्रोडक्ट में, किसी आइटम में जो आपके स्ट्रक्चरल केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन होता है वो किया जाता है NMR के द्वारा, ठीक है? एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च। तो अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट में उसको भेजने से पहले उसकी क्वालिटी मेक श्योर करनी है कि क्वालिटी बेटर है, राइट? तो उसके रिसर्च के लिए और कंट्रोल के लिए इस टेस्ट को किया जाता है टू डिटरमाइन दैट द कंटेंट व्हिच आर मिक्स्ड इन द पर्टिकुलर आर्टिकल और प्रोडक्ट, दे आर प्योर फॉर कंजम्पशन और नॉट, दे विल नॉट हार्म द हेल्थ ऑफ द पीपल हु आर कंज्यूमिंग इट। सो टू मेक श्योर NMR टेस्ट आर कंडक्टेड। So NMR can ascertain the composition of a product. मॉलिक्यूलर लेवल पर एक प्रोडक्ट कैसे कंपोज किया गया है, कैसे बनाया गया है, वो कौन टेस्ट करता है? वो NMR टेस्ट करता है। It has wide applications in analyzing the molecular structure of a particular product so that further
the government can control the quality of that product or determine the purity of the samples. Okay. Coming on to the next important news. This is again on page number 1. India will not accept less than bottom line in talks with China. So External Affairs Minister has indicated that talks with China or the deliberations with China on the line of actual control could take much longer, drawing a parallel to a similar military standoff which happened in Arunachal Pradesh, Somdorong Chu in 1986. तो जैसे सोमदुरंग चू इन 1986 में चाइना और इंडिया के बीच में अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वैसे ही अभी भी हो रहा है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि अब जो बातचीत चल रही है चाइना के साथ मैटर को सॉल्व करने की वो काफी समय ले सकती है. So let us understand what was this, event of Somdurung Chu. So in 1986 to 87, there was a military standoff that took place between India and China in the Somdurung Chu Valley. So this is again important for prelims. ये आपका prelims के लिए फिर से important है. ठीक है? They can ask you the location based question which is in Arunachal Pradesh. This valley borders 3 districts. एक तो तवांग district है, then there is Arunachal Pradesh and Tibet. This is again important for prelims. ये जो सोमदुरुंग चू वैली है, तो ये वैली जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को बॉर्डर करती है. The standoff started off as China initiated the moving of a company of troops to Wandong, which is a pasture to the south of Somdurung Chu. The Indian troops stood their ground on the neighboring Longro La Ridge and both the sides moved a large number of troops to the border. This in the first military confrontation along the disputed McMahon line. After the 1962 war, standoff gave rise to fears of escalation. So that is why the standoff took nearly 9 to 10 years to get solved. That was the issue about the escalation of the land borders. Okay, controlling the land borders. Now let us understand what is this line of actual control. ये line of actual control होती क्या है? So line of actual control is different from line of control. Line of actual control we have with China. Line of control we have with Pakistan. ओके तो एलओसी जो होता है वो इंडिया का पाकिस्तान के साथ है और एलएसी जो है वो चाइना के साथ है. सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द डिमार्केशन दैट सेपरेट्स इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटरी. अब व्हाट इज एलओसी? इट केम अप इन 1948. सीज फायर लाइन थी जो कि यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर वॉर के बाद अनाउंस की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. And it was designated as LOC in 1972 because of the Shimla Agreement that was signed between India and Pakistan. But LAC, it is only a concept. जैसे LOC line designate की गई है officially. LOC is the line which has been officially designated. But LAC is just a concept. So LAC is not agreed by the two countries. जैसे कि LOC को इंडिया और पाकिस्तान ने agree किया है कि there is an LOC, right? But India and China have not agreed upon the LAC. So length of LAC, India considers LAC to be 3,488 km long. Chinese consider it to be around only 2,000 km. That is why the conflict arises. अब LAC चाइना के लिए 2,000 किलोमीटर लंबी है, इंडिया के लिए 3,488 किलोमीटर लंबी है. तो इस वजह से क्या होता है, लैंड को हड़पने के लिए, ठीक है, जो आपके नियर जो एरियाज इंडिया चाइना के बीच में आते हैं उनको हड़पने के लिए इंडिया चाइना जबरदस्ती कोशिश करता है और इंडिया को फिर फेस ऑफ करना पड़ता है. ये इशू चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच. Coming on to the next important topic, that is ISAC issue sent to ethics panel. So the Speaker of Kerala Legislative Assembly, P. Shri Ramakrishnan, has referred a breach of privilege notice given by Congress. Underline this, breach of privilege notice given by Congress legislator V.D. Sathisen against Finance Minister T.M. Thomas Isaac to the Privileges and Ethics Committee of the Assembly for scrutiny. This is the whole notice. So Sathisen had alleged that Dr. Isaac infringed, that is violated the rights of the House by disclosing the details of an audit report of Kerala Infrastructure Investment Fund Board for 2018-19 by Comptroller and Auditor General of India. Even before it was placed in the Legislative Assembly, before that he has disclosed the report. So that is breaching the rights of the House, right? अब इससे क्या होता है कि it is the breach of the privileges. So issue has been referred to 9-member committee and it has been asked to look into the fundamental issues which is raised by Dr. Isaac. So first issue is laying of the CAG report in the House before it has even been published in the Legislative Assembly, and breach of privilege committed by CAG also by disclosing the report to the member. Okay.
So it is the first time in the history of the House that breach of privilege notice against a minister has been referred to the committee for scrutiny. तो ये पहली बार हुआ है हमारी हिस्ट्री में. So fact for prelims is that ministers they assume office after taking the oath that they will not disclose any confidential information that comes to their notice. अब अगर जब भी मिनिस्टर ओथ लेता है ना, हाउस का सदन में उसको बिठाते हैं, उससे पहले वो ओथ लेता है. ओथ में वो ये शपथ ग्रहण करता है कि मैं किसी भी तरीके का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आती है. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ऑफिशियल पर्पस. अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए करना पड़ेगा तो आई विल डू इट, बट वैसे नहीं. द गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू एक्सपेल दोज हु वायोलेट दिस ओथ. तो गवर्नर के पास ये अथॉरिटी होती है कि जो इस ओथ को, इस शपथ को वायोलेट करते हैं, खंडन करते हैं इसका, तो उनको एक्सपेल किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा. सो लेजिस्लेचर हैज द राइट टू नो द डिटेल्स ऑफ सीएजी रिपोर्ट फर्स्ट. तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में सीएजी रिपोर्ट को की डिटेल्स को मेंशन किया जाता है. सीएजी रिपोर्ट हैज टू रिमेन अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट. एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रहना पड़ता है, सीएजी रिपोर्ट को रखना पड़ता है जब तक उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में ना प्रस्तुत किया जाए. वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ द असेंबली कैन अट्रैक्ट पनिशमेंट. ओके, सो हियर यू हैव टू स्टडी द कोड ऑफ कंडक्ट. यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, इवन फॉर जीएस पेपर 2 यू हैव टू स्टडी कोड ऑफ कंडक्ट, इवन फॉर जीएस पेपर 4 एंड इंटरव्यू. So Code for Union Ministers was adopted in 1964 and state governments were advised to adopt it as well. In case of Member of Parliament, first step was the constitution of Parliamentary Standing Committees on Ethics in both the houses. Committee in Rajya Sabha was inaugurated in 1997 to maintain the moral and ethical code of conduct of the members, and first ethics committee in Lok Sabha was formed in 2000. So this is important for your prelims. ये आपके prelims के लिए काफी important है. The next important article, Center plans professional courses in mother tongue. Center is drafting a roadmap to ensure the students of medicine, engineering, law and other professional programs they can study in their own mother tongue. The decision was taken by Education Minister after the implementation of National Education Policy. So here you have to study National Education Policy that we have already discussed in the previous classes. हमने अपने previous classes में हिंदू decoding में इसको already पढ़ा है, तैयार किया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. Now for prelims this is very important. When we talk about the topic of education in India, the constitutional provisions which govern the education in India are Part 4 of Indian Constitution, Articles 45 and Article 39 of DPSP. They have a provision for state funded as well as equitable and accessible education. 42nd Amendment to the Constitution which happened in 1976, it moved education from the state to the concurrent list. This is again important for prelims. So the education policies by central government provides a broad direction and state governments are expected to follow it. It is not mandatory. It is in the DPSP, so it is not mandatory. The 86th Amendment in 2002 made education an enforceable right under Article 21A. This is again very, very important. So this was all for today. I hope you enjoyed today's session. I hope आपको आज का session अच्छा लगा हो. Also do not forget to enroll for free by using Arpita 10 code in the Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle to be conducted on 6th of December at 11 AM in the morning. Thank you.